थर्ड रिएक्शन नोट करो, डायज़ोनियम सॉल्ट के थ्रू, ठीक है। किससे बनाने जा रहे हैं अब हम? फिनॉल हमारा डायज़ोनियम सॉल्ट के थ्रू। क्लियर? पहले तो ये पता होना चाहिए हमें कि डायज़ोनियम सॉल्ट क्या होता है हमारा, है ना। संस्कृति, क्या होता है डायज़ोनियम सॉल्ट? डायज़ोनियम सॉल्ट क्या होता है? डायज़ोनियम लवण क्या होता है? बेंजीन रिंग के ऊपर, ठीक है। और डायज़ोनियम सॉल्ट हमारा बनता कैसे? NaNO2 यानी कि सोडियम नाइट्राइड, ठीक है। एनिलीन का रिएक्शन हम करवाते हैं सोडियम नाइट्राइड के साथ, है ना। किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं? HCl की प्रेजेंस में। तब हमें क्या मिल जाती है? हमारी डायज़ोनियम सॉल्ट बन जाती है, ठीक है। सेम रिएक्शन यहाँ पे हमने क्या करा हुआ है? पहले बेंजीन का रिएक्शन हम लोगों ने करवाया है NaNO2 के साथ में विद द प्रेजेंस ऑफ HCl, और हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा? सॉरी, बेंजीन रिंग नहीं होगा, एनिलीन हो जाएगा हमारा। सही बनाया है, गुड, ठीक है। एनिलीन के ऊपर क्या देखने को मिलेगा हमें? NH2 यानी कि एनिलीन का जब हम रिएक्शन सोडियम नाइट्राइड के साथ HCl की प्रेजेंस में करवाएंगे तब यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारी टॉप वाली पोजीशन पे N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पे क्या फॉर्म हो चुका है? हमारा डायज़ोनियम सॉल्ट फॉर्म हो चुका है। क्लियर है? अब डायज़ोनियम सॉल्ट का रिएक्शन हम करवाते हैं वाटर के साथ में। किसके साथ करवाएंगे हम रिएक्शन? वाटर के साथ में। और फाइनली हमारे पास क्या बन जाता है? N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव हट जाता है वहाँ से, और यहाँ पे लग जाता है OH ग्रुप, और क्या बन जाएगा? हमारा फिनॉल बन जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे टेम्परेचर मेंशन कर लेना, 273 केल्विन से 278 केल्विन तक का टेम्परेचर रखते हैं हम जब हम एनिलीन से डायज़ोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है? वैसे रिएक्शन कहाँ से कहाँ तक है कि सिर्फ डायज़ोनियम से फिनॉल की फॉर्मेशन की, बट क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि डायज़ोनियम हमारा सॉल्ट बनता कैसे है, इसलिए हमने एनिलीन का रिएक्शन भी देखा कि एनिलीन की रिएक्शन हम सोडियम नाइट्राइड के साथ करवाते हैं HCl के प्रेजेंस में। टेम्परेचर वहाँ पे रखा जाता है 273 से 278 केल्विन। क्लियर है? यहाँ पे साथ में एडिशनल कंपाउंड क्या फॉर्म हो जाएंगे? यहाँ पे HCl बन सकता है और N2 गैस बन सकता है। क्लियर? यहाँ पे नेक्स्ट लिखना फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड, फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। आज ये ऐसा लग रहा है लैग कर रहा है थोड़ा। चलो, सैलिसिलिक एसिड क्या हो जाता है? जब बेंजीन रिंग पे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप लगा होगा, ठीक है। OH और COOH, ये क्या हो गया? हमारा सैलिसिलिक एसिड हो गया। क्लियर है? इसका रिएक्शन हम करवाते हैं NaOH के साथ। किसके साथ करवा रहे हैं? NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा रहे हैं। यहाँ पे मीडियम के तौर पे हम यूज़ करते हैं CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड या फिर लाइम का यूज़ किया जाता है यहाँ पे। क्लियर है? और यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा? बेसिकली हम यहाँ से क्या कर देंगे बताओ? सैलिसिलिक एसिड में क्या दिख रहा है हमें कि पहला पोजीशन पे ऊपर सबसे टॉप पे कौन जुड़ा हुआ है? OH जुड़ा हुआ है, और ऑर्थो पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। अगर मैं इस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को हटा दूँ तो फिनॉल तो वैसे भी है। क्लियर है? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सिर्फ COOH को हटा देंगे और यहाँ पे OH रह जाएगा, यानी कि फिनॉल बन गया हमारा। और साथ में यहाँ पे हमारा बन जाएगा Na2CO3। क्या बन जाएगा? Na2CO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। NaOH का नाम लिख लेना, ठीक है, अगर कोई भूल जाएगा तो। लाइम भी कहते हैं एज वेल एज कैल्शियम ऑक्साइड। लिख लिया यहाँ तक? यहाँ पे क्या करवा दिया हमने? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का रिमूवल करवा दिया, ठीक है। किसकी हेल्प से करवाया? NaOH की हेल्प से। और मीडियम क्या रखा हुआ है हमने? कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि लाइम मीडियम रखा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो बेंजीन से, फिफ्थ फ्रॉम बेंजीन, ठीक है। यहाँ पे हम बेंजीन का रिएक्शन करवाएंगे वैनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ। क्लियर है?
बेंजीन का रिएक्शन वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ करवाने से हमें फिनॉल मिल जाता है, ठीक है। मीडियम रखेंगे HCl, ठीक है। HCl को एज अ मीडियम ट्रीट किया जाएगा यहाँ पे, है ना। V2O5 का नाम लिख लेना, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। क्लियर है। नेक्स्ट लिखो क्यूमीन से। ठीक है, क्यूमीन क्या होता है हमारा, बेंजीन रिंग पे जब हम अटैच कर देते हैं हमारे आइसोप्रोपाइल को, इसको अटैच कर देते हैं आइसोप्रोपाइल को, ठीक है। बेसिकली क्या करा यहाँ पे हमने, कार्बन CH3 कार्बन की कितने वैलेंसी फ्री दिख रही है सेंटर वाले कार्बन की, एक वैलेंसी, यानी कि उसके साथ में एक और क्या अटैच होगा यहाँ पे, हाइड्रोजन अटैच होगा। सारी वैलेंसी पूरी है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जब हम क्यूमीन के साथ पहले इसका करवाते हैं ऑक्सीडेशन, क्या करवाएंगे इसका पहले हम O2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, यानी कि ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। क्लियर है। ऑक्सीडेशन करवाने के साथ हमारे पास बनता है इंटरमीडिएट कंपाउंड। इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या बनता है हमारा, बेसिकली दो ऑक्सीजन को ऐड करा है हमने, तो किससे जाके अटैच होगा, जो ऑक्सीजन होगा वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा जो कार्बन के पास है, और जाके खुद अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन ये हो गया, उसके बाद दूसरा ऑक्सीजन और ये तीसरा ऑक्सीजन, सॉरी दूसरा ऑक्सीजन और थर्ड हाइड्रोजन। क्लियर। यहाँ पे क्या करा, हमें दो O2 अटैच करना था, हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा दिया किनके थ्रू, दो ऑक्सीजन से, ठीक है। वैलेंसी भी कंप्लीट है। ये होता है हमारा एक इंटरमीडिएट कंपाउंड। हाँ, क्लियर है यहाँ पे। इस इंटरमीडिएट कंपाउंड का नाम लिख लेना, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्लियर है। इसका फर्दर रिएक्शन करवाया जाता है वाटर के साथ में। किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं हम इसका, वाटर के साथ में, ठीक है। हमें क्या बनाना है, क्या बनाना है, हमें फिनॉल बनाना है, मतलब कि बेंजीन रिंग पे जो लगा हुआ ग्रुप है उस पूरे को हमें हटाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब वाटर के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं तो पूरे बेंजीन रिंग पे क्या क्या अटैच हो जाएगा हमारा, सिर्फ एक OH ग्रुप रह जाएगा, और बाकी यहाँ से बच क्या क्या गया है, देखो जरा, CH3 क्लियर है। और यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन का रह जाएगा डबल बॉन्ड, क्या रह जाएगा, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, ठीक है। नहीं, वाटर मीडियम दिया जाता है, वाटर एज अ मीडियम दिया है हम लोगों ने, और वाटर एज अ मीडियम देने पे हुआ क्या है हमारा, कि ये जो OH था, ये OH शिफ्ट होके कहाँ पे आ गया, बेंजीन रिंग पे आ गया, और बाकी जो पूरा मटेरियल था हमारा कि CH3COCH3 वो अलग हो गए। बट क्योंकि अब कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई, क्योंकि वो बेंजीन रिंग से डिटैच हो गया, तो कार्बन की वैलेंसी फ्री हो गई, तो उसने ऑक्सीजन के साथ ही डबल बॉन्ड बना लिया, क्योंकि ऑक्सीजन की भी एक वैलेंसी फ्री हो गई, ठीक है। तो हमारा क्या बन गया यहाँ पे, फिनॉल बन गया, फिनॉल के साथ में एसीटोन बन गया। कीटोन का ये ना फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड हो, और दोनों साइड क्या प्रेजेंट है हमारा, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि R ग्रुप है, ठीक है। तो दो कार्बन वाले दो अल्काइल ग्रुप अगर अटैच होते हैं हमारे कीटोन में, तो उसका नाम हम एसीटोन देते हैं, ठीक है। बीच में एक कार्बन और राइट साइड हमारे दो क्या है, अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, जिनमें अगर उनके हम कार्बन के नंबर को टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, अल्काइल ग्रुप के कार्बन की संख्या 2 हो जाएगी, ठीक है। बीच वाले कार्बन को हमें काउंट नहीं करना है, क्योंकि वो तो कार्बोनिल कंपाउंड है। क्लियर हुआ है यहाँ तक, आई बात समझ में। क्या हम लोगों ने पहले आइसोप्रोपाइल बेंजीन का रिएक्शन करवाया,
किसके साथ में करवाया, ऑक्सीडेशन करवाया हम लोगों ने, यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया। फिर क्या बना हमारा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड फॉर्म हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने एज अ मीडियम वहाँ पे वाटर प्रोवाइड करा, जिसके कारण क्या हुआ, हमारा फिनॉल बन गया और फिनॉल के साथ में एसीटोन बन गया, ठीक है। उसका नाम नोट कर लेना, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अगर कोई किसी को लगता है ना कि वो भूल जाएगा तो नोट कर लेना, है ना। और अगर नहीं भूलोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लिखा करो। आया समझ में, क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट लिखो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, है ना। यहाँ तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोगों ने एल्कोहल की पढ़ ली है और मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोगों ने फिनॉल की पढ़ ली है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, भौतिक गुणधर्म किसके पढ़ रहे हैं, एल्कोहल के। बोलो, लिखवा दूँ, लिखो। आइसोप्रोपाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन करवाया जाता है एवं मध्यवर्ती यौगिक क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का निर्माण होता है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का निर्माण होता है। तत्पश्चात जलीय माध्यम में फिनॉल व एसीटोन का निर्माण होता है, क्लियर है। अब नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। हेडिंग लगाना, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। सबसे पहले नोट करेंगे हम बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। किसकी बात करें हम, बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि क्वथनांक की। बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, यानी कि आणविक द्रव्यमान के समानुपाती होता है। पहली प्राथमिकता आपको किसे देनी है, आणविक द्रव्यमान को ही देनी है, यानी कि मॉलिक्यूलर मास को ही देनी है, ठीक है। अगर हमें ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है कि हमें कंपाउंड्स दे दिए और बोला है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करो, तो हमें क्या देखना है, मॉलिक्यूलर मास देखना है, ठीक है। अगर मॉलिक्यूलर मास सेम आता है, क्या सेम आता है, अगर मॉलिक्यूलर मास सेम आता है तब हमें सेकंड प्रायोरिटी पे क्या रखना होता है, ब्रांचिंग, ठीक है। और ब्रांचिंग की हमारा बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि व्युत क्रमानुपाती होता है। जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा कम होगा, क्लियर है। जो एक चेन बना करके चलेंगे उन्हें जल्दी तोड़ा जा सकता है क्या, नहीं। जो इकरे बिखरे इधर उधर होंगे उन्हें इजीली ब्रेक किया जा सकता है, ठीक है। तुम लोगों ने इंग्लिश मोटिवेटिंग चैप्टर्स भी पढ़े होंगे, यूनिटी में रहना चाहिए, पढ़ा होगा ना कि एक तिली को कोई नहीं तोड़ सकता। अरे एक तिली को तो इजीली तोड़ सकते हैं, बट अगर एक साथ काफ़ी तिली हो तो उन्हें नहीं तोड़ा जा सकता। हाँ, मैंने भी शायद वही वाली पढ़ी है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि अगर एक स्ट्रेट चेन में रहेंगे तो उन्हें इजीली ब्रेक नहीं किया जा सकता, और अगर फैले हुए होंगे तो उन्हें इजीली ब्रेक किया जा सकता है उन्हें, और बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, यानी कि उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखना नोट करके, अगर हम एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करते हैं, किसका बॉइलिंग पॉइंट हम कंपेयर करते हैं, एल्कोहल का, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल जो होता है वो किन किन से ज़्यादा होता है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है। यानी कि इन तीनों हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके अलावा एल्कोहल से एल्कोहल तो पढ़ ही रहे हैं हम, एल्डिहाइड से भी ज़्यादा होता है, कीटोन से भी ज़्यादा होता है, और ईथर से भी ज़्यादा होता है, क्लियर है। एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट किन किन से ज़्यादा है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों से ज़्यादा है, साथ साथ में एल्डिहाइड और कीटोन और ईथर से भी ज़्यादा है, ठीक है। इन तीनों को एक साथ हाइड्रोकार्बन भी बोला जा सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है ना। और अगर हम देखें जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल से भी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, किसका हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। जब हम वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी नोट करवा दूँगी मैं, बट अगर तुम्हें नोट करना हो तो तुम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना, कि सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट में जाता है हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड का, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्वथनांक सबसे अधिक होगा, ठीक है।
चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व करना जरा। CH3 CH2OH, ठीक है, यानी कि इथाइल अल्कोहल है ना। CH3 CH2 CH2 CH2OH ब्यूटाइल अल्कोहल है, और पेंटाइल अल्कोहल है, ठीक है। इनमें आपको बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है, ठीक है। चलो करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। हमें क्या देखना है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हमारे तीनों ऑप्शन में नंबर ऑफ कार्बन हम काउंट कर लें, तो यहाँ पे 2 ही है, ठीक है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है, सही गिना है ना, 1 2 3 4 5, क्लियर है यहाँ पे। यानी कि हम जैसे जैसे बढ़ रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन पे, वैसे वैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, ठीक है। और मॉलिक्यूलर मास से बॉइलिंग पॉइंट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि सबसे कम ए वाले का बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, उससे कम उससे ज़्यादा बी वाले का, और सबसे ज़्यादा सी वाले का, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है हमारा, है ना। और जो तुम लोगों ने निकाला है वो क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तुम लोगों ने यूँ निकाल के रखा है, सी से कम बी, बी से कम ए। ऐसा नहीं करना है, जो एग्जाम में पूछा है वही बताना है। तुम सही भी लॉजिक लगा रहे हो, पर तुम अगर आंसर गलत टिक करके आ जाओगे तो कोई मतलब नहीं। क्लियर है चीज़ यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे हम सभी जगह अगर देखें तो 1 2 3 4 कार्बन है यहाँ पे भी 4 कार्बन है, और यहाँ पे भी 4 कार्बन है, यानी कि सभी का मॉलिक्यूलर मास तो हमें सेम ही देखने को मिलने वाला है। तो हम यहाँ पे कौन सा हमारा फॉर्मूला लगाएंगे कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। क्लियर है, यानी कि जिसमें जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग है उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा, ठीक है। तो इस वाले में तो कोई ब्रांचिंग नहीं हमें देखने को मिल रहा है। सेकंड वाले ऑप्शन में अगर हम देखें तो 1 ब्रांच हमें देखने को मिल रही है, एक, और अगर थर्ड वाले ऑप्शन में देखेंगे हम तो 2 ब्रांच देखने को मिल रही है, यानी कि सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा, सी वाले का, उससे ज़्यादा बी वाले का, और उससे ज़्यादा ए वाले का। क्लियर है, ये हो जाएगा हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर जो कि पूछा था। क्लियर है, यहाँ पे आई बात समझ में। नेक्स्ट देखो सॉल्युबिलिटी। सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो है सॉल्युबिलिटी, ठीक है। किसकी सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं हम, अल्कोहल की। तो अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है, मन में लड्डू फूटे हैं। क्यों, अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल होता है, क्यों, क्योंकि तुम्हें पता है ना, लाइक डिजॉल्व लाइक, ठीक है, यानी कि एक जैसे ही बनती है जैसे एक्चुअल लाइफ में भी, ठीक है। वैसे एक जैसे जो हमारे सॉल्वेंट और सॉल्यूट होते हैं वही आपस में क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। यानी कि अगर हमारा जो पोलर सॉल्वेंट होगा उसमें ही कौन डिसॉल्व होगा, हमारा पोलर सॉल्यूट, ठीक है। और अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा तो उसमें कौन डिसॉल्व होगा, हमारा नॉन पोलर सॉल्यूट, ठीक है। तो लाइक डिसॉल्व लाइक। तो अल्कोहल जो है हमारा पोलर है या नहीं है या नहीं है, बताओ जल्दी से। बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि OH है और OH के साथ नेगेटिव होता है। क्लियर हुआ। और कार्बन पे ऑक्सीजन जो है कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि पोल जनरेट होंगे वहाँ पे। क्लियर है। फिर वाटर की बात अगर हम करें तो वाटर भी कैसा हो जाएगा, बेसिकली हमारा पोलर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि H2O है, ब्रेक करेगा तो क्या बनेगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। क्लियर हुआ ये चीज़ यहाँ पे। यानी कि अल्कोहल की बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है वाटर में डिसॉल्व करने की, ठीक है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। क्लियर है। अच्छा, फिर एक और चीज़ यहाँ पे आती है बेसिकली कि ऐसा नहीं है कि आप, जैसे मैं इथाइल अल्कोहल को अगर घोलूंगी या फिर मैं अगर प्रोपाइल अल्कोहल को घोलूंगी तो वो घुल जाएंगे वाटर में,
ठीक है। बट अगर मैं कार्बन के नंबर बढ़ाती जाऊँ, यानी कि अगर मैं मॉलिक्यूलर मास को अगर इंक्रीज करती जा रही हूँ तो सॉल्युबिलिटी घटती जाती है। क्या होती जाएगी? सॉल्युबिलिटी घटती जाती है। कब? जब हम अगर कार्बन के नंबर बढ़ा रहे हैं, यानी कि अगर हम चेन बढ़ा रहे हैं, मान लो मैं चलेंगे हेप्टाइल ऑक्टाइल पे, ठीक है, उस टाइम पे सॉल्युबिलिटी धीरे धीरे घटती जाएगी। ऐसा क्यों होता है? कार्बन के हाइड्रोफोबिक नेचर के कारण। किसके कारण होता है? कार्बन के हाइड्रोफोबिक नेचर के कारण होता है। और अल्कोहल वाटर में डिसॉल्वेबल या सॉल्युबल किस कारण होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। क्लियर हुई चीज़ यहाँ पे? आई बात समझ में? तो दोनों चीज़ों को नोट करो यहाँ पे। सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें, ठीक है, इसमें नोट करना अल्कोहल हिंदी वाले लिखिए, अल्कोहल जल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण घुलनशील होता है, ठीक है। अल्कोहल जल में हाइड्रोजन बनने के कारण घुलनशील होता है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखना, जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ाई जाएगी, जैसे जैसे अल्कोहल में कार्बन की संख्या बढ़ाई जाएगी, जैसे जैसे अल्कोहल में कार्बन की संख्या बढ़ाई जाएगी, वैसे ही घुलनशीलता घटती जाएगी। वैसे ही घुलनशीलता घटती जाएगी, ठीक है। रीज़न क्या हो जाएगा इसके पीछे? रीज़न लिखिएगा, कार्बन के जल विरोधी होने के कारण, कार्बन के जल विरोधी होने के कारण, ठीक है। बेसिकली अगर आप नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाओगे तभी तो अल्कोहल का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा। और कार्बन कैसे नेचर का है? हाइड्रोफोबिक नेचर का है। तो जब कार्बन कम रहते हैं तब तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से दब जाते हैं, तो उनको सॉल्युबल होना पड़ता है वाटर में। बट जैसे जैसे अगर कार्बन का नंबर बढ़ रहा है तो फिर वो अपनी चलाएंगे, वो सॉल्युबल फिर नहीं होंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो एक। विच इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर? निम्न यौगिकों में से जल में अधिक घुलनशील कौन होगा? जल में अधिक घुलनशील कौन होगा? ज़्यादा सॉल्युबिलिटी के लिए हमें क्या करना है? कार्बन के नंबर कैसे होने चाहिए? कम होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट बी वाला ऑप्शन है ना, क्योंकि इसके पास हमें जो भी कंपाउंड दिए हुए हैं उनके कंपैरिजन में सबसे कम कार्बन बी वाले ऑप्शन में है ना, इथाइल अल्कोहल। और फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा हमारा? ब्यूटाइल अल्कोहल हो जाएगा। और थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा पेंटाइल अल्कोहल, ठीक है। लिख लिया? नेक्स्ट नोट करो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म। देखो अल्कोहल को हम डिनोट कैसे करते हैं? ROH के थ्रू, ठीक है। यानी कि हमारा जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने किस किस से बॉन्ड बनाया है? एक तो अल्काइल ग्रुप से बनाया हुआ है और एक हाइड्रोजन से बनाया हुआ है, ठीक है। तो अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी डिपेंड करती है कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यानी कि R और ऑक्सीजन, यानी कि अल्काइल ग्रुप के कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, या फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। क्लियर हुई चीज़? यहाँ पे क्या कह रही हूँ मैं ये कह रही हूँ कि अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है कि कौन से टाइप का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है। बॉन्ड कौन कौन सा टूट सकता है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का टूट सकता है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का टूट सकता है, ठीक है। यहाँ पे दो कंडीशन ले लिया मैंने, ROH है, ठीक है।
मान लो जो बॉन्ड है वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में टूटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनेगा, बेसिकली OH कैसे बिहेव करेगा, नेगेटिव की तरह, ठीक है। यहाँ पे OH नेगेटिव बन जाएगा और R यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा। क्लियर है। जो भी हमारे पास एल्काइल ग्रुप बचेगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, यहाँ पे जिसपे पॉजिटिव चार्ज है तो किसकी तरह बिहेव करेगा, वो पॉजिटिव है तो किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। जो चार्ज होता है मैम हम उसी को कंसिडर कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है, हमेशा वाइस वर्सा जाएगा, ठीक है। उस पर चार्ज पॉजिटिव है तो उससे क्या चाहिए होगा, इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, उसके लाइफ में इलेक्ट्रॉन की कमी है बेसिकली। क्लियर हुआ यहाँ पे। और सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, मान लो ROH, और अगर ये वाला बॉन्ड अगर ब्रेक करता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा, बेसिकली हमारा H पॉजिटिव और RO कैसा बच जाएगा, नेगेटिव बच जाएगा। क्लियर है। इस टाइम पे हमारा जो अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है यानी कि जो RO नेगेटिव है वो इस टाइम पे किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। क्लियर है। और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा होगा। यस, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा कि बॉन्ड कौन सा ब्रेक कर रहा है। अगर R और O के बीच का बॉन्ड अगर ब्रेक कर रहा है तो हमारा अल्कोहल रिएक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह, और अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का अगर बॉन्ड ब्रेक कर रहा है तो हमारा अल्कोहल बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह। यानी कि हमें यहाँ से ये कंक्लूजन मिलता है कि हमारा अल्कोहल दोनों की तरफ बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरफ भी बिहेव करता है और न्यूक्लियोफाइल की तरफ भी बिहेव करता है। क्लियर है। इस चीज़ को नोट कर लो पहले, ठीक है। इसे क्लीवेज ऑफ बॉन्ड भी कहते हैं, है ना, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, ठीक है। बंध का विखंडन, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, बंध का विखंडन। फिर दो अलग अलग भी लिखना। पहला केस है कि R और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे हम स्लैश करके इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो यहाँ पे ब्रेक करता है, ठीक है, ठीक है। व्हेन देयर इज बॉन्ड क्लीवेज बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन देन अल्कोहल विल एक्ट लाइक इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बंध विखंडन होता है, जब कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य बंध विखंडन होता है, जब कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य बंध विखंडन होता है, उस अवस्था में अल्कोहल इलेक्ट्रॉन रागी की तरह व्यवहार दर्शाता है। उस अवस्था में अल्कोहल इलेक्ट्रॉन रागी की तरह व्यवहार दर्शाता है। लिख लिया। सेकेंड वाली कंडीशन में लिखिएगा, जब बंध विखंडन ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के मध्य होता है, तब अल्कोहल नाभिक रागी की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है तो इसे कैसे स्पीशीज चाहिए होगी, इलेक्ट्रॉन नहीं, सॉरी, अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है मतलब ये खुद कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है तो ये कैसा होगा, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज में रिच होगा। क्लियर है। यही कंडीशन है क्योंकि R पे पॉजिटिव चार्ज हो रहा है इलेक्ट्रोफाइल में और न्यूक्लियोफाइल में O पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। एक एक एग्जाम्पल इनके नोट कर लेना। बेसिकली अगर ROH है उसका रिएक्शन, ठीक है, मैंने करवाया है C पॉजिटिव के साथ में बेसिकली, तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा बॉन्ड ब्रेक करेगा। किसके और किसके बीच में बॉन्ड ब्रेक कराएंगे हम, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे बनती है पहले हमारी इंटरमीडिएट स्टेट, क्या बनेगी कि यहाँ पे इंटरमीडिएट स्टेट। उस इंटरमीडिएट स्टेट में क्या होता है, ROH, और यहाँ पे कार्बन भी अटैच हो जाता है, और जो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज है वो शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन पे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे लोन पे प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे कार्बन का पॉजिटिव चार्ज किस पे शिफ्ट हो गया, हमारे ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। फर्दर नेक्स्ट केस में क्या होता है कि ये जो बॉन्ड है यहाँ पे, है ना, ये बॉन्ड हमें क्या देखने को, सॉरी ऐसा नहीं होगा, गलत लिख दिया मैंने इधर वाली रिएक्शन।
ROH का रिएक्शन हम जब C पॉजिटिव के साथ में करवाएंगे, ठीक है, सही है या नहीं है? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा ना, क्योंकि वो तो C पॉजिटिव का रिएक्शन इधर आएगा, ठीक है। मैंने गलती से इलेक्ट्रोफाइल वाले में लिख दिया था, क्योंकि अगर वो तो इलेक्ट्रोफाइल है तो उसे क्या चाहिए होगा, नेगेटिव चार्ज चाहिए होगा, है ना, पॉजिटिव रीच हो जाएगा। अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो यहाँ पे हमारा C पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में बनेगा हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड ROH और यहाँ पे C और यहाँ पे हो जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे ब्रेक कर लेंगे इस तरह से, यहाँ पे हाइड्रोजन को सेपरेट कर देंगे और यहाँ पे बन जाएगा RO नेगेटिव और साथ में H पॉजिटिव। क्लियर हुआ ये चीज़ यहाँ पे, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे टूट जाता है। क्लियर हुआ ये चीज़ यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम देखें कि जहाँ पे हमारा एल्कोहलिक ग्रुप अगर इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव कर रहा है, एल्कोहल लिया हम लोगों ने, यहाँ पे किसके बीच का बॉन्ड हमें ब्रेक करना है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना है। R पे हमारा पॉजिटिव चार्ज रहेगा और जो OH है यानी कि जो एल्कोहलिक ग्रुप है हमारा, वो कैसा होगा, हमारा नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लेकर के आएंगे हम, बेसिकली एक इलेक्ट्रोफाइल लाना है मुझे, अच्छा इलेक्ट्रोफाइल लेकर के आएंगे, इलेक्ट्रॉन लाना है, क्या लाना है हमें यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो सपोज मैंने अल्कोहल का रिएक्शन करवा दिया HBr के साथ में, किसके साथ करवा दिया, HBr यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड में हाइड्रोजन पे होगा पॉजिटिव चार्ज और ब्रोमाइड पे होगा हमारा नेगेटिव चार्ज। क्लियर है। अब फर्दर ये क्या बन जाएगा, ROH2 पॉजिटिव। यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो निकल के किसके पास जाके अटैच हो जाएगा, OH ग्रुप के पास जाके अटैच हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना। यहाँ पे ये बना हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड और यहाँ पे क्या सेपरेट हो चुका है, अच्छा किसको अलग कर दिया हम लोगों ने, एल्काइल को कि हैलाइड को, हैलाइड को हटा दिया ना, ब्रोमीन को हटा दिया हम लोगों ने, बाकी पूरा कंपाउंड हमारा सेम बन गया। ROH2 क्या हटा चुके हैं हम यहाँ पे Br नेगेटिव को यहाँ पे सेपरेट कर चुके हैं। क्लियर हुआ। अब फर्दर क्या होगा, हमें तो बॉन्ड ब्रेक करना है, किसके बीच का बॉन्ड ब्रेक करना है, एल्काइल और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना है। ये बॉन्ड जब यहाँ से ब्रेक करेगा तो यहाँ पे R जो है वो किसकी तरफ फ्री हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ फ्री हो जाएगा। तो यहाँ से R आएगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ और यहाँ पे Br नेगेटिव प्रेजेंट है, यानी कि हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा, RBr यानी कि एल्काइल हैलाइड। क्लियर है। और वहाँ पे वाटर अलग हो जाएगा। नहीं ऐसा कोई कंडीशन नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हम अल्कोहल को यूज़ कर रहे हैं। अल्कोहल को यूज़ करके पहले हमने बनाया प्रोटोनेटेड अल्कोहल। जैसे अल्कोहल बनाया प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल हम इसे बोल रहे हैं इसे, ठीक है, ROH2 पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल के ऊपर भी एक और प्लस चार्ज है, क्योंकि यहाँ पे H प्लस आके अटैच हुआ है, यानी कि ये अल्कोहल कैसा हो गया, हमारा प्रोटोनेटेड अल्कोहल हो गया। क्लियर है। फिर प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड को ब्रेक कर देता है और खुद सेपरेट होकर ब्रोमीन के साथ जाके रिएक्ट करता है। ठीक है, हुआ क्लियर। तो इसका नाम मेंशन कर लेना, ये हो जाएगा हमारा प्रोटोनेटेड अल्कोहल। इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वैसे भी ये चीज़ पूछी नहीं जाती, ठीक है, बट फॉर्म कैसे होता है वो चीज़ पता होना चाहिए। देख लिया सबने। नेक्स्ट सेटिंग डालो, फर्स्ट केस, ठीक है। हम अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं बेसिकली, और केस कौन सा ले रहे हैं हम, पहला केस ऐसा ले रहे हैं कि मान लीजिए हमारा जो अल्कोहल है यहाँ पे वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट केस लेंगे हम, दैट अल्कोहल इज बिहेविंग लाइक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। हिंदी वाले लिखेंगे अल्कोहल नाभिक रागी की तरह, अल्कोहल नाभिक रागी की तरह, ठीक है। अब अल्कोहल हमारा क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहे हैं, यानी कि इसे कैसा चार्ज चाहिए होगा, पॉजिटिव चार्ज चाहिए होगा, ठीक है। और अल्कोहल जब हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है तब 3 टाइप की रिएक्शन बताता है। पहली तो मेटल के साथ में रिएक्शन करता है, ठीक है। सेकेंड ईस्टरिफिकेशन करता है, यानी कि ईस्टर का फॉर्मेशन करेगा यहाँ पे, ठीक है। और थर्ड एसिडिटी, एसिडिटी शो करेगा, यानी कि एसिड का स्ट्रेंथ कितना होगा और एसिड की वीकनेस कितनी होगी, वो चीज़ें हमें पता चलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद मेटल। यहाँ पे क्या करा हम लोगों ने, ROH का रिएक्शन मान लो Na पॉजिटिव के साथ करवा दिया। किसके साथ करवा दिया, Na पॉजिटिव। चलो Na पॉजिटिव छोड़ो, सिर्फ मेटल ही ले रहे हैं ना हम यहाँ पे, तो हम लोगों ने सोडियम मेटल ले लिया। क्लियर है चीज़ यहाँ पे। चलो अब मैं बॉन्ड किसका ब्रेक करूँगी, यहाँ पे
और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड? वेरी श्योर, क्योंकि अल्कोहल हमारा किसकी तरफ बिहेव कर रहा है यहाँ पे? एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है। जो गुड, यानी कि उसे कैसा चार्ज चाहिए होगा? बेसिकली पॉजिटिव चार्ज चाहिए होगा कि नेगेटिव चार्ज चाहिए होगा? ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? बॉन्ड किसके बीच का ब्रेक करेंगे? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का। ठीक है, अगर हम चार्ज वाइज देखें तो हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। और सोडियम जो मेटल है वो कैसी आयन बनाता है? एनायन बनाता है या केटायन बनाता है? केटायन बनाता है, यानी कि सोडियम पे अगर हम चार्ज वाइज देखें तो सोडियम पॉजिटिव चार्ज बनाने की टेंडेंसी रखता है यहाँ पे। ठीक है, तो सोडियम किसके साथ जाके अटैच हो जाएगा? ऑक्सीजन के साथ। क्लियर हुआ? आया समझ में? यानी कि हमारा कंपाउंड क्या बनेगा? RONA पॉजिटिव और O नेगेटिव। क्लियर हुआ ये चीज़ यहाँ पे? फर्दर यहाँ पे क्या रिलीज हो जाएगा? क्या बच जाएगा यहाँ पे? क्या बच गया है यहाँ पे? हाइड्रोजन बच गया है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे अल्कोहल को हम एक्सेस में लेते हैं। किस में लेते हैं? एक्सेस में। ठीक है, तो कई सारे कंपाउंड होंगे हमारे यहाँ पे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनती है। क्या बनती है यहाँ पे? हाइड्रोजन गैस। अब ठीक है, अब ये रिएक्शन को अगर मैं नॉर्मल टेम्परेचर पे करवाऊँ, नॉर्मल कंडीशन पे अगर करवाऊँ, तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे उड़ जाती है। क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन गैस उड़ जाएगी। इसलिए हमें हाइड्रोजन गैस को हटाना नहीं है, तब हम इसे आईसी एटमॉस्फेयर देते हैं। कैसा एटमॉस्फेयर देंगे? आईसी एटमॉस्फेयर। हाँ, ताकि वो उड़े नहीं। ठीक है, लो टेम्परेचर पे रहेगा तो वो गैस में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। क्लियर है? आईसी एटमॉस्फेयर यानी कि ठंडा रूम रख सकते हैं या टेम्परेचर बहुत कम कर सकते हैं हम बेसिकली यहाँ पे। हाँ ठीक है, भाप कब बनती है? जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है। अगर हम टेम्परेचर कम कर देंगे तो गैस में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। क्लियर हुआ? यहाँ पे इंटरमीडिएट कंपाउंड का नाम लिखना हमारा सोडियम अल्कोक्साइड। RONA को हम क्या कहते हैं? सोडियम अल्क ऑक्साइड। क्लियर है? अभी तो हमने अल्कोहल का रिएक्शन देखा कि सिर्फ अगर हमने सिंगल मेटल लिया हुआ है। अगर मान लो, देख लो पहले फिर नोट कर लेना। ठीक है, अगर मान लो मैंने अगर मेटल का कोई कंपाउंड ले लिया तो ROH है, जिसका रिएक्शन में करवा रही हूँ यहाँ पे NaOH की तरह। क्लियर है? अब यहाँ पे अगेन सेम कंडीशन हो जाएगा। क्या कंडीशन हो जाएगा हमारा? O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, Na और OH भी ब्रेक करेंगे, Na पे पॉजिटिव चार्ज और OH पे नेगेटिव चार्ज। और ये क्या कर लेंगे? इंटर एक्सचेंज कर लेंगे, है ना? Na पॉजिटिव कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन के पास आ जाएगा, और H पॉजिटिव कहाँ चला जाएगा? OH नेगेटिव के पास चला जाएगा। क्लियर है? यानी कि फाइनली हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा यहाँ पे? RO नेगेटिव, Na पॉजिटिव, और साथ में क्या फॉर्म हो जाएगा? वाटर। ठीक है, यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ अगर मेटल ले रहे हैं तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। अगर हम मेटल का कोई कंपाउंड ले रहे हैं, लाइक अगर हम मेटल के हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं, तो वहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा हमारा? वाटर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, और कंपाउंड हमारा अगेन सेम ही बनेगा, सोडियम अल्कोक्साइड। क्लियर है चीज़? यहाँ पे नोट कर लो इस चीज़ को। हिंदी वाले इस चीज़ को क्या लिखेंगे? इस अभिक्रिया के लिए, ठीक है, सिर्फ ऊपर वाली रिएक्शन के लिए, इस अभिक्रिया के लिए तापमान बहुत निम्न रखा जाता है। इस अभिक्रिया के लिए तापमान बहुत निम्न स्लैश शीतक रखा जाता है, शीतक रखा जाता है, ताकि हाइड्रोजन गैस बाहर ना जा पाए। ठीक है, या हाइड्रोजन गैस का निष्कासन ना हो। नीचे वाला नहीं, ये है कि अगर मेटल के अगर कंपाउंड्स ले रहे हैं, अगर मेटल के हाइड्रोक्साइड्स ले रहे हैं, ठीक है, ऊपर सिर्फ प्योर मेटल लिया हुआ था हमने, और नीचे हम लोगों ने क्या करा हुआ है? वहाँ पे मेटल के हाइड्रोक्साइड लिए हुए, और दोनों टाइम पे रिएक्शन सेम से ही हो रहा है, मेटल से ही हो रहा है ना? नेक्स्ट डालो एसिडिटी। सेकेंड रिएक्शन एसिडिटी। ठीक है, अब देखो एसिडिटी का मतलब क्या होता है? अगर मैंने बोला कोई सॉल्यूशन अगर एसिडिक है, यानी कि अम्लीय है अगर प्रकृति में, यानी कि वो क्या प्रोवाइड कर रहा होगा? H पॉजिटिव दे रहा होगा। ठीक है, तो एसिडिटी का मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या है कि हमें यहाँ पे H पॉजिटिव मिलेगा। अब अगर जो मुझे अगर H पॉजिटिव दे रहा है तो वो खुद क्या बना रहा होगा? केटायन बना रहा होगा या एनायन बना रहा होगा? खुद एनायन में कन्वर्ट हो रहा होगा। ठीक है, यानी कि H पॉजिटिव डोनर होगा, देन इटसेल्फ
विल बी कन्वर्टिंग इनटू एनायन। ठीक है, खुद किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, बेसिकली एनायन में। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो अगर हम लोगों ने लिख लिया कि ROH है, जब मैंने इसको ब्रेक करा, ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का हम लोगों ने बॉन्ड ब्रेक कर दिया। अब यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, H पॉजिटिव मिल गया और साथ में क्या बच जाएगा यहाँ पे, RO नेगेटिव बच गया। ठीक है, तो ये खुद किसकी तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पे एनायन की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से बेसिकली इस बॉन्ड के थ्रू, ये बॉन्ड अगर टूटता है तो हम उससे ये बता सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ कितना होगा। ठीक है, यानी कि अम्लीय क्षमता कितनी होगी यहाँ पे। ठीक है, अब ये कैसे बताते हैं, क्योंकि जो एसिडिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनायन हो जाएगी। जिसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी एनायन, यानी कि जितनी ज़्यादा एनायन फॉर्म होगी उतना ज़्यादा ही तो वो H+ डोनेट करेंगे। कुछ नहीं है, सीधी सी बात को घुमा के। ठीक है, कि जितना ज़्यादा एनायन फॉर्म होगा यानी कि उतनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, साथ में एनायन के साथ में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्ट होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, -I इफेक्ट। इसको भी याद कर लेना, फिर जब हम पढ़ेंगे हमारा हाइड्रोकार्बन्स वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, कि जो हमारा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो हमारा नेगेटिव मेटामेरिक इफेक्ट होता है, ठीक है, उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब नेगेटिव वालों के अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो पॉजिटिव वालों के कैसा हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू +I इफेक्ट एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू +M इफेक्ट। आया यहाँ से समझ में, क्लियर है। तुम बाकी चीज़ों को छोड़ दो, बस एनायन वाले को याद रखो। क्लियर है यहाँ पे, बाकी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करती हूँ बात की क्लास में, क्योंकि वो फिर अलग से टॉपिक खुल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो एसिडिटी हमारी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एनायन। एनायन कौन सी, जिसने H+ को डोनेट कर दिया, जिसने प्रोटॉन को डोनेट कर दिया, है ना। ऐसा नहीं कंफ्यूज होना कि यहाँ पे निकलता तो H पॉजिटिव है तो फिर वो तो प्रोटॉन हो गया, वो तो एक केटायन हो गया, फिर हम यहाँ पे एनायन भी देख रहे हैं एसिडिटी। क्लियर हुआ ना, एनायन किसकी देख रहे हैं हम, वो कंपाउंड जिसने H+ को डोनेट कर दिया है। जितनी ज़्यादा एनायन हमें देखने को मिलेंगे मतलब उसने उतने ज़्यादा H+ को डोनेट किया हुआ है, यानी कि वो उतना ज़्यादा एसिडिक था। क्लियर हुआ यहाँ पे, मतलब है। ठीक है, आई बात समझ में, दीक्षा नहीं आया समझ में। चलो अब यहाँ पे क्या बोले, ROH है। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जब बॉन्ड ब्रेक करा तो क्या बनेगा हमारे पास, एक बन गया RO नेगेटिव और एक क्या बन गया H पॉजिटिव। ठीक है, H पॉजिटिव यहाँ पे हो गया हमारा प्रोटॉन, क्या हो गया ये प्रोटॉन। ठीक है, ROH ने क्या डोनेट करा, H+ को डोनेट करा। जब उसने H+ को डोनेट कर दिया तो वो खुद कैसा बन गया, RO नेगेटिव बन गया, है ना, बना। अब RO नेगेटिव बना मतलब उस पर कैसे चार्ज है, नेगेटिव चार्ज बचा। नेगेटिव चार्ज वाले को हम क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। ठीक है, अब जिसके पास जितने ज़्यादा H+ होंगे उस पर उतना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, है ना। अगर मैंने क्या करा होता, मैंने यहाँ पे अगर तीनों ही अगर हाइड्रोजन अगर जोड़ दिए होते तो यहाँ पे अगर 3 हाइड्रोजन निकलते तो आपको उतना ही नेगेटिव चार्ज होता जाता, कि हाइड्रोजन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे थे यहाँ पे, और हाइड्रोजन यहाँ पे रिलीज हो गए यहाँ पे एज अ प्रोटॉन। क्लियर हुआ इस चीज़ यहाँ पे। तो हम बोलते हैं कि जितना ज़्यादा एनायन हमें देखने को मिलेगा एक कंपाउंड में, एक सॉल्यूशन में, यानी कि वो सॉल्यूशन वो विलयन उतना ज़्यादा कैसा है, अम्लीय, एसिडिक है। क्लियर हुआ। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे हम एनायन किससे रिलेट कर रहे हैं कि H+ को डोनेट करने के बाद कंपाउंड में जो एनायन हमारे यहाँ पे बच रही है। आया समझ में। क्लियर है। यहाँ हम किसका बेसिकली फॉर्मेशन करने वाले हैं, यहाँ पे हम ईस्टर का फॉर्मेशन करने वाले हैं, और किससे करने वाले हैं, अल्कोहल से, क्योंकि हम किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे अल्कोहल की पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके पहले क्वेश्चन नोट कर लो। इनका हम लोग को एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है। ठीक है, क्या बताना है, इनका एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है। ठीक है, अब एसिडिक स्ट्रेंथ हम किस बेसिस पे बताएंगे, यहाँ पे हमें एनायन कितने H+ डोनेट कर पाए। ठीक है, अब हमें यहाँ पे बेसिकली अब हमें H+ से तो नहीं समझ में आ रहा है कि कितने दे पाएंगे, एनायन से भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि एनायन तो कब फॉर्म होगी यहाँ पे बेसिकली जब H+ को डोनेट कर देगा। और यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे तो एक ही ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी एक ही ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी एक ही ऑक्सीजन है, यानी कि सबसे तो एक ही H+ मिलने वाला है। क्लियर हुआ। इसलिए यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट की बात आता है। क्लियर है। तो तुम बस यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि जो हमारे R ग्रुप होते हैं, है ना, जो हमारे अल्काइल ग्रुप होते हैं वो +I इफेक्ट शो करते हैं। कैसा इफेक्ट शो करते हैं, +I इफेक्ट शो करते हैं, यानी कि जितना ज़्यादा
एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे उतना ज़्यादा कैसा इफेक्ट होगा, इंडक्टिव इफेक्ट होगा। और कैसा होगा इंडक्टिव इफेक्ट होगा, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर हुआ। और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट अगर हम इन तीनों में अगर कंपेयर करें तो ए वाले ऑप्शन में हमारे पास कितने कितने एल्काइल ग्रुप है, एक एल्काइल ग्रुप, ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक ही प्लस आई आएगा CH3 के थ्रू। सेकेंड वाले में अगर हम बात करें तो दो हैं, है ना, मिथाइल है, एक प्लस आई इसके थ्रू आएगा, एक प्लस आई इसके थ्रू आएगा, ठीक है। थर्ड वाले ऑप्शन में अगर हम बात करें तो इन तीनों के थ्रू कैसा इफेक्ट देखने को मिलेगा हमें, प्लस आई इफेक्ट। क्लियर है। और प्लस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिटी या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि जिसमें जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट वो उतना कम एसिडिक हो जाएगा। क्लियर है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर की, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन हो जाएगा, ए वाला, उससे कम बी वाला और उससे कम सी वाला, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर की, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा बेसिकली, सी से ज़्यादा बी, बी से ज़्यादा ए। क्लियर हुआ। ये हम लोगों ने किसके बेसिस पे आंसर बताया, बेसिकली बेस्ड अपॉन प्लस आई इफेक्ट ऑफ आर ग्रुप, ठीक है। और आर क्या होता है हमारा, एल्काइल ग्रुप होता है। कितना अच्छा लग रहा है ना, सिर्फ ये स्ट्रक्चर सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, कितना टाइम हो गया है ना, अच्छा लग रहा है ना सभी को। अभी तो और चलेगा, अभी तो 2 चैप्टर नहीं 4 चैप्टर है अभी तो, 2 12th के और 2 11th के। पढ़िए नोट यहाँ तक, चलिए नेक्स्ट लिखो। अल्कोहल एस्टरिफिकेशन के पहले लिख लो, एस्टरिफिकेशन को छोड़ दो, एस्टरिफिकेशन के पहले लिखो, ठीक है। अल्कोहल, ब्रोंस्टेट एसिड, अल्कोहल ब्रोंस्टेट अम्ल एवं ब्रोंस्टेट क्षार की तरह व्यवहार दर्शाता है। अल्कोहल ब्रोंस्टेट अम्ल एवं ब्रोंस्टेट क्षार की तरह व्यवहार दर्शाता है, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं कि जो अल्कोहल है वो किसकी तरफ बिहेव करता है, ब्रोंस्टेट एसिड एंड ब्रोंस्टेट बेस। क्लियर है। बेसिकली ब्रोंस्टेट एसिड का क्या मतलब होता है, ब्रोंस्टेट एसिड का मतलब होता है H+ डोनर, क्या हो जाएगा, H+ डोनर, ठीक है। और ब्रोंस्टेट बेस का मतलब क्या हो जाएगा, H+ एक्सेप्टर। दोनों की तरफ बिहेव करेगा कि नहीं करेगा, ROH में से अगर हमने H पॉजिटिव को अगर हटा दिया है ना, यानी कि अल्कोहल ने किसकी तरफ बिहेव करा, अगर H पॉजिटिव को दिया उसने तो ब्रोंस्टेट एसिड की तरफ बिहेव किया। और फिर अगर उसके पास अगर RO नेगेटिव बना हुआ है तो उसकी भी तो टेंडेंसी होगी ना कि मुझे प्रोटॉन चाहिए, मुझे प्रोटॉन चाहिए, यानी कि किसकी तरह भी बिहेव करेगा, ब्रोंस्टेट बेस की तरह भी बिहेव करेगा, ठीक है। तो ब्रोंस्टेट एसिड क्या होता है हमारा, H+ डोनर यानी कि प्रोटॉन डोनर, और ब्रोंस्टेट बेस क्या होता है हमारा, H+ एक्सेप्टर यानी कि प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन ग्राही, ठीक है, प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन दाता, और ये क्या हो जाएगा हमारा, प्रोटॉन एक्सेप्टर। क्लियर है, प्रोटॉन ग्राही, ठीक है। अब ब्रोंस्टेट बेस की तरह कैसे बिहेव करता है देखते हैं उसको। ROH। क्लियर है। हम लोगों ने जब देखा था ना, मैंने बॉन्ड ब्रेक करा था, तब मैंने बोला था कि प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया है। कैसा अल्कोहल बना था, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना था। तो कैसे बना था कि OH नहीं क्या एक्सेप्ट कर रहा था, वहाँ पे H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेसिकली हमारा H+ आ जाएगा, और ये इनको एक्सेप्ट करके क्या बना लेंगे, ROH2 पॉजिटिव। क्लियर है। कैसा अल्कोहल बन गया, ये हमारा बना प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक। इस टाइम पे अल्कोहल ने किसे एक्सेप्ट किया है, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया है। दैट्स हम कह रहे हैं कि वो ब्रोंस्टेट बेस की तरह बिहेव करता है, ठीक है। H पॉजिटिव की एक्सेप्टेंस हुई है, यानी कि उसे ग्रहण किया गया है, ठीक है। और सेकंड है हमारा ब्रोंस्टेट एसिड की तरह
ब्रोंसेड एसिड की तरह कैसे हो जाएगा, ROH, ठीक है। अल्कोहल बनाया हम लोगों ने बेसिकली, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक कर दिया, O नेगेटिव और H पॉजिटिव बन जाएगा। हमने यहाँ पे रिएक्शन करवा दिया Br नेगेटिव के साथ में। किसके साथ रिएक्शन करवा दिया, Br नेगेटिव के साथ में। क्लियर है। अब Br नेगेटिव के साथ अगर रिएक्शन करवा दिया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, तो हाइड्रोजन किसके पास जाना प्रेफर करेगा, Br के पास जाना प्रेफर करेगा। यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा, HBr बन जाएगा और RO नेगेटिव बन जाएगा। तो यहाँ पे जो H पॉजिटिव था उसको क्या किया गया है, डोनेट किया गया है, ठीक है। तो इसका डोनेशन हुआ है। क्लियर हुआ। ब्रोंसेड बेस की तरह कैसे बिहेव करता है, ब्रोंसेड एसिड की तरह कैसे बिहेव करता है, ब्रोंसेड क्षार की तरह निर्माण दर्शाता है जब वह प्रोटोनेटेड अल्कोहल का निर्माण करता है, ठीक है, प्रोटॉन को ग्रहण करके। और ब्रोंसेड अम्ल की तरह व्यवहार कब दर्शाता है, जब वो अल्कोहल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड की वजह से। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि ब्रोंसेड एसिड की तरह कब बिहेव करेगा, जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। तो याद रखना है कि जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा उस क्लीवेज में ब्रोंसेड एसिड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। हमारे बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है ना, लिख लिया इतना। नेक्स्ट लिखो एसिडिटी ऑफ फिनॉल, एसिडिटी ऑफ फिनॉल, फिनॉल की अम्लता। फिनॉल की अम्लता भी हम कैसे देखेंगे, बेसिकली फिनॉल क्या होता है, पहले तो बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप अटैच होना, ठीक है। अब अगर ये H पॉजिटिव को डोनेट कर दे, किसको डोनेट कर देगा, ये H पॉजिटिव को डोनेट कर दे, यानी कि किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, हमारे एसिड की तरह बिहेव करने लगेगा, ठीक है। तो फाइनली कंपाउंड क्या बन जाएगा, यहाँ पे O नेगेटिव और किसको डोनेट कर दिया है, H पॉजिटिव को डोनेट कर दिया, ठीक है। ये जो रिएक्शन होता है हमारा रिवर्सिबल होता है ना। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के पास से हाइड्रोजन गया है तो ऑक्सीजन फिर से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करना चाहेगा, है ना। ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, मोमेंटरली होती है कि ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को डोनेट कर दिया और फिर से उसको एक्सेप्ट भी कर दिया। क्लियर है ये चीज़ यहाँ पे। चलो अगला नोट करो, ईस्टरिफिकेशन यानी कि ईस्टरीकरण। ईस्टरिफिकेशन, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या करने वाले हैं हम, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, ईस्टर का निर्माण करने वाले हैं, है ना। और ईस्टर क्या होता है हमारा, ROR, है ना, यही होता है, यही होता है ईस्टर, ROR। ROR ही तो होता है ना ईस्टर शायद, हाँ। अरे वाह, दीक्षा ने नई चीज बताई है, अपडेट है एवरीवन। ROR कीटोन होता है, ROR ईथर होता है, RCOOR ही हमारा ईस्टर होता है, ठीक है। क्या होता है ईस्टर हमारा, RCOOR। फिर से बोलो, क्या होता है ईस्टर, RCOOR। क्या होता है ईस्टर, RCOOR। और क्या होता है ईथर, ROR। कौन था ये COR, ऐसे नहीं करना है ना। और कीटोन क्या होता है हमारा, RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है। और RC डबल बॉन्ड OH हमारा एल्डिहाइड होता है, ना कि कीटोन होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे हम किसका फॉर्मेशन करने वाले हैं, ईस्टर का फॉर्मेशन करने वाले हैं, यानी कि RC डबल बॉन्ड OR का फॉर्मेशन करने वाले, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हम अल्कोहल और फिनॉल लेते हैं, ठीक है। अल्कोहल एंड फिनॉल्स रिएक्ट विद, पहले नोट कर लो डेफिनेशन को। अल्कोहल एंड फिनॉल्स रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड, हिंदी वाले लिखेंगे अल्कोहल एवं फिनॉल, अल्कोहल एवं फिनॉल कार्बोक्सिलिक अम्ल, कॉमा एसिड क्लोराइड एवं तिरछा लिखा गया है, एवं एसिड या अम्लीय एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करके
एसिड एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करके ईस्टर का निर्माण करता है। ईस्टर का निर्माण करता है। ये क्या बनाया है? क्या बनाया है बताओ जल्दी से। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और डेफिनेशन में हम लोगों ने क्या लिखा है कि अल्कोहल और फिनॉल रिएक्ट करते हैं हमारे या तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? R से डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। या तो एसिड क्लोराइड के साथ। एसिड क्लोराइड क्या हो जाएगा? अगर मैं OH को हटा दूं और वहां पे अगर मैं Cl लगा दूं, ठीक है, RCr C डबल बॉन्ड O Cl क्या हो जाएगा हमारा? एसिड क्लोराइड। और एसिड एनहाइड्राइड क्या हो जाएगा बेसिकली हमारा? होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। पढ़ के आना कि एसिड एनहाइड्राइड हमारा क्या होता है बेसिकली, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन हम लोगों ने यहाँ पे अल्कोहल के साथ करवाया। यहाँ पे हम किस में पढ़ रहे हैं? एस्टरिफिकेशन। अल्कोहल हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव कर रहा है कि न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव कर रहा है, मतलब अल्कोहल में बॉन्ड किसके बीच का ब्रेक होगा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का। और यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा हमारा? H+ रिलीज हो जाएगा। क्लियर है? अब H+ यहाँ से रिलीज हो गया और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में यहाँ पे हमारा OH रिलीज हो जाएगा। यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा? OH, यानी कि ये साथ में मिलकर क्या फॉर्म कर लेंगे? यहाँ पे वाटर फॉर्म कर लेंगे और बचे हुए कंपाउंड आपस में जुड़ जाएंगे इस तरह से। R से डबल बॉन्ड O और R। क्लियर हुई चीज़? यहाँ पे इसमें डैश लगा लेना है ना, ताकि क्लियर रहे कि कहाँ का है। आई बात समझ में? और R से डबल बॉन्ड O OR ही बन गया, तो ये क्या बन गया हमारा? ईस्टर बन गया, ठीक है। आपको ये डाउट मत रेस करना मैम, ऊपर वाला जो हमने लिखा ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप वहाँ पे तो R पे डैश नहीं लगाया, वो इस चीज़ के लिए बताने के लिए बस कि ये जो R डैश है हमारा अल्कोहल का लेकर आया, इस चीज़ के आइडेंटिफिकेशन के लिए लगा है, ठीक है। और बाकी वहाँ पे जो दो R ग्रुप अल्काइल ग्रुप लगे हैं वो सेम हो भी सकते हैं ईथर की तरह और सेम नहीं भी हो सकते। क्लियर है? एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे हम लोगों ने नोट करा, ठीक है। मैंने लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH, क्या नाम हो जाएगा इसका? मिथेनॉल्डिहाइड हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि CHO तो क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप हो गया किसका? एल्डिहाइड का, ठीक है। और आगे कितना कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप अटैच है? एक, जिसके लिए हम क्या यूज करते हैं? मिथ, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथेनॉल्डिहाइड। मिथेनॉल्डिहाइड का रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं? अल्कोहल के साथ में। कौन से अल्कोहल के साथ में करवा रहे हैं हम? इथाइल अल्कोहल के साथ। किसके साथ करवा रहे हैं हम? इथाइल अल्कोहल के साथ, ठीक है। अगेन कंडीशन क्या होगी? यहाँ पे O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? यहाँ पे एल्डिहाइड नहीं लेना है, एसिड लेना है, ठीक है। यहाँ पे OH ऐड करो, ठीक है। कौन सा एसिड ले लिया है? बेसिकली हम लोगों ने एसिटिक एसिड लिया है। एसिटिक एसिड का रिएक्शन हम करवा रहे हैं इथाइल अल्कोहल के साथ में। अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? H+ रिलीज हो जाएगा, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये मिलके साथ में क्या बना लेंगे? यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन कर लेंगे और हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा? अगेन ईस्टर, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। क्लियर हुआ? बन गया ईस्टर। कंप्लीट है सभी को? कुछ डाउट तो नहीं है? क्या यूज़ करा हम लोगों ने? कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा एसिड लिया हुआ है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का रिएक्शन हम लोगों ने किससे करवाया हुआ है? इथाइल अल्कोहल से करवाया हुआ है, ठीक है। तो क्या आया समझ में या नहीं आया? अभी तो हम लोगों ने एसिटिक एसिड लिया है। मान लो अगर मैंने एसिड क्लोराइड ले लिया तो एक ट्राई करके देखो तुम लोग। अगर एसिड क्लोराइड लिया होगा तो क्या होगा? चलो क्या हो जाएगा? बेसिकली यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेगा। H पॉजिटिव, O पे नेगेटिव चार्ज, Cl नेगेटिव और C पे पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हुआ ये चीज़? यहाँ पे अब यहाँ पे कंपाउंड क्या बन जाएगा हमारा? एक तो हमें समझ में आ रहा है कि HCl रिलीज हो जाएगा क्योंकि H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है। और बाकी क्या बच जाएगा यहाँ पे? CH3 C डबल बॉन्ड O एज इट इज। और ये जो पूरा कंपाउंड है हमारा इतना, या कि किस पे अटैच हो जाएगा?
CH3 C डबल बॉन्ड O पे आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा कंपाउंड कैसा फॉर्म हो जाएगा, OC2H5। क्लियर हुआ? आई बात समझ में? कोई डाउट तो नहीं? यहाँ पे क्या बन गया हमारा, ईस्टर फॉर्म हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट नोट करो। सेकेंड केस, एल्कोहल इलेक्ट्रॉन रागी की तरह व्यवहार दर्शा रहा। अल्कोहल इलेक्ट्रॉन रागी की तरह व्यवहार दर्शा रहा है, ठीक है। सेकेंड केस लेंगे हम लोग, अल्कोहल बिहेविंग एज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब इसे कैसा चार्ज चाहिए होगा, पॉजिटिव चार्ज लविंग होगा, है ना। यहाँ पे बॉन्ड इस बार किनके बीच में ब्रेक कर रहा होगा, बेसिकली ROH, यानी कि R और O, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का यहाँ पे बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ठीक है। उसमें पहला कंडीशन फर्स्ट लिखेंगे हम, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड। किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, जब भी अगर हमारा अल्कोहल हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो वो वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा होगा। किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, मान लो मैंने लिया ROH एल्कोहल, और क्या लेना है हम लोग को, हाइड्रोजन हैलाइड लेना है, यानी कि H के साथ में कोई भी एक X ले लिया मैंने। X की जगह पे फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। क्लियर चीज़ यहाँ पे, वो तो एल्कीन के साथ है, और जहाँ पे ब्रोमीन को हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ ऐड करवाने की कंडीशन है, ठीक है। चलो यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड के साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं। अब अगर बॉन्ड यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अगर बॉन्ड ब्रेक करेगा तो R पे कैसा चार्ज हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव चार्ज, और OH पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन और हेलोजन के बीच का अगर बॉन्ड ब्रेक करेगा, H पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और X पे कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब देखो R पे पॉजिटिव चार्ज, तो उससे कैसा बनना चाहिए होगा, जिसपे कैसे चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे जो हेलोजन है वो किस पे जाके अटैच हो जाएगा, R पे जाके अटैच हो जाएगा, यानी कि कंपाउंड क्या बन जाएगा हमारा, RH, अल्काइल हैलाइड। क्लियर है? और साथ में क्या बच जाएगा, H और OH मिलकर के क्या फॉर्म कर लेंगे, वाटर फॉर्म कर लेंगे, है ना। यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ हमारा, अल्काइल हैलाइड फॉर्म हो गया। क्लियर है? बहुत ईजी आया समझ में, कोई डाउट नहीं है इसमें, बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। अब एग्जाम्पल ले लो, CH3CH2OH का रिएक्शन हम HCl के साथ करवा रहे हैं। और सेकेंड एग्जांपल ले लो, CH3 यहाँ पे कौन कौन से अल्कोहल लिए हम लोगों ने, एक लिया हुआ है 1 डिग्री अल्कोहल और एक लिया हुआ है 2 डिग्री अल्कोहल। चलो कर लिया सभी लोगों ने ना। क्या हो जाएगा बेसिकली, यहाँ पे हम हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेंगे, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव बनेगा, यहाँ से OH रिलीज होगा, नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा तो यहाँ पे C पे कैसे चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्लोरीन किसके पास जाके अटैच हो जाएगा, कार्बन पे जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है। हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3CH2Cl, और साथ में क्या रिलीज हो जाएगा, वाटर, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी सेम कंडीशन हो जाएगी, CH3 ऑक्सीजन, इधर भी बॉन्ड ब्रेक करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। CH3 CH Cl CH3, और साथ में क्या रिलीज हो जाएगा, यहाँ पे भी वाटर, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल से हमें कैसा अल्काइल हैलाइड मिला है बेसिकली हमारा, इथाइल क्लोराइड, यानी कि 1 डिग्री ही मिला है, और 2 डिग्री अल्कोहल से हमें कैसे मिला है, 2 डिग्री मिला हुआ बेसिकली। क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट नोट करो, रिएक्शन विथ फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। सेकेंड है रिएक्शन विथ फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड क्या हो जाता है बेसिकली हमारा PCl3, है ना। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने पेंटाहेलाइड लिया हुआ है, मान लो पेंटाहेलाइड के केस में भी हम यहाँ पे रिएक्शन अल्कोहल का ही करवाने वाले हैं। हमने लिया ROH, साथ में लिया हुआ है PCl5,
तो ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड? तो ऐसा लिखना चाहिए था ना कि फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ भी हम रिएक्शन करवा रहे हैं। होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे देखो ROH को अगर मैं ब्रेक करके लिखूँ तो कैसे लिखूँगी? ROH फैला के लिख लिया मैंने। अब अगर मैं PCl5 को भी अगर फैला के लिखूँ तो इसको क्या लिखते हैं? PCl3। और इधर चलो अच्छा इधर नोट कर लेते पहले, ठीक है। PCl3, अरे एक क्लोरीन इधर और एक क्लोरीन इधर। क्लियर हुआ? अब इससे आगे कंपाउंड क्या फॉर्म होने वाले हैं उसके लिए बहुत अच्छे से ट्रिक है कि हम इस PCl5 वाले कंपाउंड को जस्ट ROH के नीचे रख लेंगे, ठीक है। रख के देखिए Cl, PCl3, Cl, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे इनके बीच के जो बॉन्ड है ना इनको सिमिलरली पैरेलली तोड़ देना है। क्लियर हुआ? उससे हमें क्या पता चल जाएगा कि कंपाउंड क्या क्या फॉर्म हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मुझे ये समझ में आ गया कि R और Cl, यानी कि हमारा पहला कंपाउंड क्या फॉर्म हो जाएगा? बेसिकली RCl बन जाएगा, ठीक है। एल्काइल हैलाइड बन गया। प्लस क्या बचा है? OPCl3, यानी कि POCl3 बचा हुआ है। क्लियर है? और साथ में क्या बच गया हमारा? HCl। समझ में आया यहाँ पे कंपाउंड क्या क्या बन जाएंगे? हमारा RCl बन जाएगा, POCl3 बन जाएगा और HCl बन जाएगा, ठीक है। सेम वाली है, मैंने बताया था जो एक की मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो दूसरे की केमिकल प्रॉपर्टीज में जरूर जाएंगी, तो ज़्यादा हेक्टिक नहीं है तुम लोग के लिए याद करना। क्लियर हुआ ये चीज़? यहाँ पे POCl3 का नाम क्या हो जाएगा हमारा? फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। क्या? H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है। कर लिया यहाँ तक नोट? अब अगर मुझे रिएक्शन यहाँ पे ट्राईहैलाइड के साथ करवाना है बेसिकली, तो ट्राईहैलाइड के लिए क्या कंडीशन लिखी हुई थी हमने, याद है या नहीं है? 2 मोल की कि 3 मोल की? हमें अल्कोहल के कितने मोल लेने पड़ेंगे? 3 मोल, क्योंकि 3 मोल ऑफ RCl फॉर्म होता है। यहाँ पे क्या फॉर्म होता है? 3 मोल ऑफ RCl। ऐसे याद रखो तुम लोग, यहाँ पे PCl3 में क्लोरीन कितने हैं? 3, तो उतने ही क्लोरीन यहाँ पे जब फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड पे रिएक्शन करवाते हैं तब एल्काइल ग्रुप के साथ जाके अटैच होते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेसिकली? 3RCl। क्लियर हुआ? और यहाँ पे क्या रिलीज हो जाएगा बताओ? बस खत्म, सारे कंपाउंड बैलेंस हो गए क्या? कुछ बच रहा है? क्या बच रहा है? ऑक्सीजन कितने बचे हुए? 3। हाइड्रोजन कितने बचे हुए? 3। फॉस्फोरस कितना बचा हुआ है? 1, यानी कि क्या बचा? H3PO3। क्या बचा? H3PO3, और उसका नाम अभी मैंने क्या बताया था? अरे वाह, फॉस्फोरस एसिड। क्या हो जाएगा? फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। अगर वहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ठीक है। नहीं सॉरी, ऑक्सीजन 2 हो जाए, ऑक्सीजन का नंबर कम हो जाए। अगर ऑक्सीजन 4 होंगे तो फॉस्फोरिक एसिड हो जाएगा, और अगर 3 हो जाएंगे तो फॉस्फोरस एसिड हो जाएगा, और अगर 2 हो जाएंगे तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड हो जाएगा, ठीक है। लिखवाया है मैंने? नहीं, एक ही जगह लिखवाया है मैंने, एक ही जगह लिखवाया है। नोट करना हो तो कर लो, अलग से लिखना है, यहीं पे मत मच कर देना। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड होता है, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड होता है, और H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड होता है। तुम्हें ये उसमें भी तो करवाया है मैंने, रिडॉक्स रिएक्शन में। सारा केमिस्ट्री पढ़ना है, लिख लिया यहाँ तक। थर्ड रिएक्शन लिखो, रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड, रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड। क्या होता है थायोनिल क्लोराइड? गुड, SOCl2 इज हमारा थायोनिल क्लोराइड, जिसको हमने किसके अंदर पढ़ा था? डाल्टन्स प्रोसेस के अंदर पढ़ा था।
ठीक है। चलो यहाँ पे हम क्या करवाएंगे, अल्कोहल का रिएक्शन करवाएंगे हम ROH का रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ यानी कि SOCl2 के साथ करवाएंगे और क्या फॉर्म हो जाएगा, RCl बन जाएगा, साथ में HCl गैस रिलीज हो जाएगा और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगा। ठीक है, दिस आर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, है ना, बहुत इजी है। डार्जन प्रोसेस पढ़ा हम लोगों ने एल्कीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, वही यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज चल रही है अल्कोहल की। बार बार इसको अगर लिखना हो तो लिख लेना, ROH इज अल्कोहल, SOCl2 इज थायोनिल क्लोराइड, RCl इज हमारा एल्काइल हैलाइड या एल्काइल क्लोराइड, HCl गैस के फॉर्म में रिलीज हुआ और SOCl2 भी गैस के फॉर्म में रिलीज हुआ। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या समझ रहे हो, क्या हटाना है हमें यहाँ से, वाटर को हटाना है। ठीक है, CH3 CH2 OH क्या लिया हुआ है, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन करवाते हैं हम यहाँ पे कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ करवाते हैं। साथ में यहाँ पे एज अ मीडियम रखते हैं हम फॉस्फोरिक एसिड। क्या रखेंगे हम एज अ मीडियम, फॉस्फोरिक एसिड को रखते हैं। क्लियर हुआ चीज यहाँ पे, देखो क्या रिलीज करवाना है हमें, वाटर रिलीज करवाना है। ठीक है, वाटर को हटा देंगे हम यहाँ पे, एक तो वाटर फॉर्म हो गया, दूसरा क्या हो जाता है यहाँ पे, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन हो जाता है, एल्कीन का। बॉन्ड कहाँ से ब्रेक करता है हमारा, OH यहीं से बॉन्ड ब्रेक करेगा। ठीक है, कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हो गया। अब OH जो यहाँ से निकला है वो कंसनट्रेटेड H2SO4 के हाइड्रोजन को लेकर क्या कर लेता है, वाटर का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, और कार्बन के बॉन्ड क्या हो गए, फ्री हो गए। अब कार्बन को क्या चाहिए, बॉन्ड बनाना है ना, आई बात समझ में। क्या हमारा यहाँ पे वाटर रिलीज हो रहा है, वाटर रिलीज कैसे हो जाएगा, वहाँ का OH ले लिया मान लो, और मैं H जो है वो मीडियम कर लूँगी या उसी कंपाउंड में से लूँगी, उसी कंपाउंड में से ही लेंगे। क्यों, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे H ले लिया तो बॉन्ड सिर्फ एक ही कार्बन को फ्री होगा, दूसरे कार्बन का बॉन्ड फ्री नहीं हो पाएगा। यानी कि हमने CH3CH2OH में से इस वाले कार्बन का हम लोगों ने OH लिया और इस वाले कार्बन का हम लोग क्या हटाते, हाइड्रोजन हटाते। क्लियर है, और ये दोनों मिलकर के क्या फॉर्म करते हैं, यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन कर लेंगे और क्या बच जाएगा हम लोग के पास में, CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है, मीडियम क्या रखा था हम लोगों ने, कंसनट्रेटेड H2SO4 या फिर आप इसकी जगह पे H3PO4 भी रखा। ठीक है, यानी कि या तो सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं या तो हम फॉस्फोरिक एसिड ले सकते हैं। समझ नहीं आया कि समझ में, देखो डिहाइड्रेशन करना है यानी कि निर्जलीकरण करना है, वाटर निकालना है। ठीक है, माध्यम की तरह हमने सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को या फिर आप इसकी जगह फॉस्फोरिक अम्ल भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है, दोनों ऑप्शन में। अब देखो यहाँ पे हमें वाटर को रिलीज करवाना है, तो OH तो कहाँ से रिलीज होने वाला है, OH तो जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तभी रिलीज होगा। अब एक और हाइड्रोजन भी चाहिए, तो एक और हाइड्रोजन आता है इस कार्बन के पास से। ठीक है, इसके पास अभी कितने हाइड्रोजन है, 3। अब यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का OH निकल के क्या बना लिए, वाटर बना लिए। ठीक है, अब ये कार्बन के पास कैसा हो गया, ऐसा CH2 और ये CH2। अब दोनों की वैलेंसी देखें तो कितनी कितनी फ्री है, एक एक वैलेंसी फ्री है, तो दोनों आपस के बीच में क्या फॉर्म कर लेंगे, डबल बॉन्ड फॉर्म। क्लियर है, यानी कि यहाँ पे डिहाइड्रेशन करा हम लोगों ने तो क्या फॉर्म हो गया है, अल्कीन। क्लियर हुआ, आया। यहाँ पे अगर हम चाहें तो यहाँ पे हम कैटलिस्ट भी रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं हम यहाँ पे, कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट के तौर पे हम यहाँ पे एल्यूमिना को यूज कर सकते हैं। कैटलिस्ट कैन ऑल्सो बी यूज्ड। ठीक है, फर्स्ट इज एल्यूमिना। एल्यूमिना बेसिकली क्या होता है हमारा, Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्लियर हुआ, या फिर इसकी जगह पे हम यूज कर सकते हैं बेसिकली हमारे जिंक एनहाइड्राइड को भी यूज कर सकते हैं या एनहाइड्रस मीडियम भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एनहाइड्रस मीडियम यानी कि वहाँ पे वाटर नहीं होगा। क्लियर है, यहाँ पर सेकंड क्या ले सकते हैं आप, जिंक एनहाइड्राइड ले सकते हैं। और जिंक एनहाइड्राइड में अच्छा हम किसे लेंगे, जस्ट लगा सकते हैं कुछ। अभी तक हमने कहीं पे जिंक को यूज करा है क्या, ऐसा कैटलिस्ट ZnCl। ठीक है, जिंक एनहाइड्राइड में हम क्या लेंगे, ZnCl2। यहाँ पे
ZnCl2 क्या होता है हमारा? एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड उत्प्रेरक के तौर पर या उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। पहला लिखते हैं एल्यूमिना, एल्यूमिना को हम क्या लिखते हैं? Al2O3। तीसरा हम जिंक के एनहाइड्राइड्स को ले सकते हैं, तो जिंक का एनहाइड्राइड हम क्या ले सकते हैं? ZnCl2, जिसका नाम क्या होता है? एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट लिखो ऑक्सीडेशन। फिफ्थ इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब पता है ना क्या क्या बताया था मैंने? ऑक्सीडेशन में क्या होगा? या तो ऑक्सीजन को ऐड करेंगे, या तो हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा होगा? लॉस या गेन? लॉस। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा होगा। क्लियर हुआ चीज़ यहाँ पे? तो बेसिकली हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वगैरह वाली कुछ भी कंडीशन देख रहे हैं क्या? नहीं, हम यहाँ पे क्या ऐड करवा देंगे? ऑक्सीजन ऐड करवा देंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे होगा एडिशन ऑफ O2। ठीक, हम लोगों ने क्या लिया? अल्कोहल लिया। मान लो मैंने लिया हुआ बेसिकली यहाँ पे RCH2OH। RCH2OH अगर लिया हुआ है मैंने, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है कि सेकेंडरी अल्कोहल है? मैम सेकेंडरी अल्कोहल है, क्योंकि 2 कार्बन दिख रहे हैं हमें। कैसा हो जाएगा? प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी क्यों? क्योंकि OH जिस कार्बन से अटैच है वो खुद आगे से एक ही कार्बन से अटैच है। क्लियर है? तो ये लिया हम लोगों ने 1 डिग्री अल्कोहल। क्या? हाँ, 2 कार्बन। ठीक है, देख लेते हैं। मान लो CH2OH है और यहाँ पे तुम कह रही हो कि हमें ऐड करना है C2H5, यही मतलब है तुम्हारा। तो C2H5 अटैच कैसे होगा? CH2 CH3 इसी तरह से अटैच होगा ना, क्योंकि कार्बन का तो फर्दर एक ही बॉन्ड फ्री है, उससे तो एक ही कार्बन आके अटैच होगा। क्लियर हुआ? तो ये वाला कार्बन तो 1 डिग्री ही रहेगा जिससे अल्कोहलिक ग्रुप अटैच है, उसके पास वाला कार्बन 2 डिग्री हो जाएगा। हमें उससे नहीं मतलब। ठीक है, अब यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन हम करवाएंगे। या तो हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं, या तो हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं हम? या तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे। ठीक है, अब ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कुछ पढ़ा है क्या हम लोगों ने? याद है कुछ ऐसा मेमोरी जैसा? क्या क्या पढ़ा हुआ है? हाँ, स्ट्रॉन्ग से तो ये समझ में आ ही रहा है, जो अच्छे से ऑक्सीडाइज करवा देगा। ठीक है, बट कुछ कंपाउंड्स मैंने कहीं पे पढ़ा है क्या कि इनको याद रखना बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं? भूल गए हम? किसी को याद नहीं है क्या होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? KMnO4 बताया था, K2Cr2O7 बताया था या नहीं बताया था? बताए थे ना। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? 2 कंडीशन हो सकती है, या तो आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज कर रहे हो या तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करो। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं सपोज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो मैं रख सकती हूँ यहाँ पे KMnO4 या फिर K2Cr2O7, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्लियर है? जब हम इनकी प्रेजेंस में अगर इनका रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा फॉर्म होता है यहाँ पे RCHO। क्या फॉर्म हो जाता है? RCHO। क्लियर हुआ? यानी कि क्या फॉर्म हुआ है बेसिकली हमारा? एल्डिहाइड। क्या फॉर्म हुआ है यहाँ पे? क्या फॉर्म हुआ है? एल्डिहाइड फॉर्म हुआ है। क्लियर है? अब ये जो एल्डिहाइड बना है, एल्डिहाइड यहाँ पे रुकता नहीं है और एल्डिहाइड तुरंत से क्या फॉर्म कर लेता है? RCOOH का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, यानी कि क्या फॉर्म कर लिया उसने? कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर लिया। आया समझ में? नहीं आया थोड़ा बहुत? मैम मैकेनिज्म नहीं समझ में आया। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, RC डबल बॉन्ड OH बना हुआ है बेसिकली। ठीक है, उसके बाद क्या बोल दिया हम लोगों ने कि RC डबल बॉन्ड O और O और H बना हुआ है। ठीक है, अब मेरे पास क्या था? 1 डिग्री अल्कोहल था। 1 डिग्री अल्कोहल ये हमें दिख रहा है। ठीक है, हमें क्या करवाना है? यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होने वाला है। ऑक्सीडेशन होगा तो या तो आप ऑक्सीजन को ऐड करोगे या तो आप H2 को रिमूव करने वाले हो यहाँ पे। ठीक है, तो पहले वाले कंडीशन में देखो क्या क्या हटा दिया हम लोगों ने। यहाँ पे क्या बचा है? एक R बचा है, यानी कि ये वाला। ठीक है, ये कार्बन था, ये कार्बन है ही, ऑक्सीजन है, यहाँ का ऑक्सीजन है। ठीक है, और इसके पास
कितना हाइड्रोजन है? एक ही हाइड्रोजन है, मतलब एक कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव हो गया है और एक ऑक्सीजन का हाइड्रोजन रिमूव हो गया है। और वो कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव होने के कारण और एक ऑक्सीजन का हाइड्रोजन रिमूव होने के कारण दोनों की एक एक वैलेंसी क्या हो गई? फ्री। तो दोनों ने आपस में क्या फॉर्म कर लिया? डबल बॉन्ड फॉर्म कर लिया। क्लियर हुआ? फिर क्या फॉर्म हो चुका है? एल्डिहाइड, क्योंकि हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है हम लोगों ने? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया हुआ है। तो यहाँ पे ये जो कंपाउंड है ना हमारा एल्डिहाइड, ये टिकता नहीं है। हाइड्रोजन को तुरंत रिप्लेस कौन करने आता है? ऑक्सीजन। ठीक है, और हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ऑक्सीजन खुद अटैच हो जाते हैं और फिर साइड में अपने हाइड्रोजन को जोड़ देगा। क्लियर हुआ? यानी कि पहले क्या फॉर्म होता है? एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के जस्ट तुरंत बाद क्या फॉर्म हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर हुई ये चीज? यहाँ पे ये लिख लेना, ये एल्डिहाइड हुआ है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ऐसा हो किस कारण से रहा है? क्योंकि हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है। ठीक है, प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट लिया है। फर्स्ट कंडीशन ये रहेगा, यहां पे लिखना, नोट करके लिख लो। एल्डिहाइड इज कन्वर्टेड into carboxylic acid vigorously due to strong oxidizing agent। ठीक है, हिंदी वाले क्या लिखेंगे? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट के कारण, एल्डिहाइड प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट के कारण शीघ्र ही कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। शीघ्र ही कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर है यहाँ पे? अब सेकंड केस हम यहाँ पे लेंगे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को। ठीक है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम किनको यूज कर सकते हैं? या तो पीसीसी को यूज कर सकते हैं या तो CrO3 को यूज कर सकते हैं। ठीक है, किसको यूज करेंगे? या तो हम यूज करेंगे पीसीसी को या तो हम यूज करेंगे CrO3 को। CrO3 क्या होता है हमारा? क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। ठीक है, और पीसीसी का नाम लिख लेना, पाइरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। लिख लो, लिखवा दो। PCC is pyridinium chlorochromate और CrO3 is chromium ट्राइऑक्साइड। ठीक है, CrO3 को हम क्रोमियम ट्राइऑक्साइड कहते हैं और अगर Cr2O3 होता है तब हम उसे क्या कहते हैं? क्रोमिक ऑक्साइड। क्या कहते हैं उसे? क्रोमिक ऑक्साइड, क्योंकि उस टाइम पे जो क्रोमियम है वो +3 की वैलेंसी दिखा रहा होता है या नहीं? मैंने बोला कंपाउंड Cr2O3, तो एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज? अरे -2, तो 3 ऑक्सीजन है तो 3 के कारण -2 चार्ज, यानी टोटल चार्ज कितना हुआ? -6। क्रोमियम कितने वहाँ पे? 2, तो चार्ज कैसा बैलेंस है? वहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं होता एक्स्ट्रा कंपाउंड पे, यानी कि एक क्रोमियम कितना दिखा रहा होगा? +3, और जो भी +3 दिखाता है तो हम उसके लास्ट में एक लगा दो, याद हो। जैसे कि फेरस और फेरिक, तो आयरन जब +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है तब हम फेरस कहते हैं, जब +3 की बताता है तब हम उसे क्रोमिक कहते हैं। क्लियर हुआ ये चीज़? यहाँ पे हम क्या करें? हमारे बेसिकली वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिएक्शन करवा रहे हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ही रिएक्शन मतलब इसको यूज़ करा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा कंपाउंड क्या फॉर्म होगा? एल्डिहाइड। क्या फॉर्म होगा? एल्डिहाइड, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण ही वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा था। अब यहाँ पे मैंने नहीं लिया हुआ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि हमारा फाइनल कंपाउंड क्या फॉर्म होगा यहाँ पे? एल्डिहाइड। अगर हम CrO3 को यूज़ करके एल्डिहाइड बनाते हैं तो हमें एल्डिहाइड अच्छी यील्ड का नहीं मिलता, यानी कि अच्छी उपज वाला एल्डिहाइड नहीं मिलता। अगर हम PCC को यूज़ करके बनाते हैं तो हमें एल्डिहाइड अच्छी उपज का मिलता है। क्लियर है? तो नोट कर लेना यहाँ पे, by using CrO3 not good yield। ठीक है,
और पीसीसी को यूज़ करके हमें अच्छा एल्डिहाइड मिलता है ना। पीसीसी का नाम क्या है, एक बार रिपीट करो, पायरिडीनियम क्लोरोब्रोमेट। ठीक है, क्या होता है पीसीसी का नाम, पायरिडीनियम क्लोरोब्रोमेट। ठीक है, और सेकंड वाली रिएक्शन में भी हमने अल्कोहल कैसा लिया हुआ है, 1 डिग्री अल्कोहल। बार बार क्यों क्या लिया हुआ है, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है, और अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल ले लेंगे तो कीटोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सभी लोगों ने नोट कर लिया। अब नेक्स्ट लिखो, हाँ 2 मिनट, नेक्स्ट रिएक्शन लिख लो, R CH OH और R। ये कैसा अल्कोहल हो गया हमारा, 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन करवाने के लिए मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया। क्लियर है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अब लेंगे यहाँ पे, सेम कंडीशन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एक OH निकल जाएगा यहाँ से, ये OH निकलेगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कुछ भी ले सकते हैं हम, हाँ वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों ले सकते हैं। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे मैंने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, तो बॉन्ड किसके बीच का हटेगा, हाइड्रोजन के बीच का हट जाएगा। यहाँ पे सॉरी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, और क्या हट जाएगा, कार्बन का हाइड्रोजन हट जाएगा। तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन की एक एक वैलेंसी क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। क्लियर है, अब उनकी एक एक वैलेंसी फ्री हो गई तो आपस में क्या फॉर्म कर लेंगे, वो डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, यानी कि क्या बन गया हमारा, कीटोन बन गया। क्लियर है, तो एक चीज़ याद रखना है कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो क्या फॉर्म होता है हमारा, एल्डिहाइड फॉर्म होता है। अगर 2 डिग्री अल्कोहल होगा तब कीटोन फॉर्म होगा। क्लियर है, यहाँ तक आई बात समझ में, आगे का हम कल करेंगे। ठीक है।